हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 एंड 22 सितंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, टॉपिक्स देखते हैं। तो टोटल 6 टॉपिक्स देखेंगे आज हम। उसमें से 2 साइंस के टॉपिक्स हैं, क्वासीमोन्स एंड ईएनटीज। इसको लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट कहता है अमेरिकाज शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी। आप देखोगे कि जो यूएस की पॉलिसी है उसमें एक ब्रॉडर शिफ्ट हो रहा है, तो उससे ग्लोबल ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको डिस्कस किया गया आर्टिकल में, समझेंगे। सेकंड कहता है 80 ईयर्स ऑफ यूएन, इसको समझते हैं। थर्ड है आवर अलायंस और आवर डिपेंडेंस, जो हमारी विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसको शेप क्या कर रहा है, उसको प्रभावित क्या कर रहा है। हमारा अलायंस मतलब जो हम पार्टनरशिप करते हैं वो, या फिर हमारी निर्भरता, हमारा डिपेंडेंस, इसको डिस्कस करेंगे। एक कहता है आनंद करज, ये सिख लोगों का मैरिज होता है, उसको आनंद करज कहते हैं। इस पर एक आर्टिकल आया है, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक कहता है यूएन अमेरिकन। इसमें क्या देखेंगे हम, तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज़ में शिफ्ट आने के कारण यूएन के वर्किंग में शिफ्ट आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर पे एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसको डिस्कस करना है हमें। तो पहले देखेंगे पेपर में क्या लिखा गया है, कुछ फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फर्स्ट फैक्ट कहता है यहाँ पर क्या है, यूएनजीए जो है उसका 80वां सेशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। सेकेंड फैक्ट क्या कहता है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी है, वो क्या है, यूएन की बॉडी है, उसको जिम्मेदारी दी गई है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड फैक्ट है, आगे देखते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट, इसका कोड है, कहता है ट्रम्प्स अप्रोच टू यूएन। ट्रम्प की का जो अप्रोच है यूएन की तरफ, वो दर्शाता है डीपर शिफ्ट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। यूएस की जो विदेश नीति है उसमें गहरा एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, वो बदल रहा है। ठीक है, कैसे बदल रहा है, तो लेखक कहते हैं फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म टू यूनिलैटरलिज्म। इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये। इन अ डेफिनेटिव रेपुटेशन, मतलब जब फर्स्ट टाइम वो प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम की बात करता है। उन्होंने यूएन में एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल सोवेरेनिटी एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ट्रंप ने क्या कहा था कि हमारा उद्देश्य क्या है कि नेशनल सोवेरेनिटी जो हमारी होती है, आई थिंक प्रभुसत्ता कहते हैं उसको, हिंदी में आप देख लेना, तो वो जो है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोर में है। मतलब क्या है कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को डिनाई नहीं करते, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल डिसीजंस। मतलब हमारा अपना डिसीजंस, अपना इंटरेस्ट वो टॉप पे रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने पॉलिसीज़ को फ्रेम करेंगे। तो गलत बात तो नहीं कह रहे हैं वो, बट दिक्कत यहाँ पे हो रही है, इसको समझते हैं। यहाँ देखो, देखिए एक सेकेंड, यहाँ आ जाइएगा, इस पे दिख रहा ना, यहाँ आ जाइए। कहता है ट्रम्प्स वर्ल्ड व्यू, देयर इज़ नो रूम फॉर सुप्रा नेशनलिज्म। एक शब्द दिया गया, फ्रेज दिया गया, सुप्रा नेशनलिज्म। समझते हैं कि ट्रम्प की जो ये सोच है उससे क्या दिक्कत आ रही है। सुप्रा नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। हम समझेंगे पहले इन चीज़ों को। ट्रम्प्स एम्फेसिस ऑन सोवरेनिटी एंड इज क्रिटिक ऑफ इंट्रूसिव लिबरल नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म। तो ओवरऑल क्या दिखाता है ये, ओवरऑल क्या दिखाता है कि ट्रम्प क्या है, वो क्रिटिक है किस चीज़ के, लिबरल नेशनलिज्म के। हम पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को, फिर आगे देखते हैं। चलिए चलिए, दिख रहा होगा, यहाँ देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि सोवेरेनिटी एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। किसने बोला है, ट्रम्प ने कहा है कि यूएस के रिगार्डिंग आप ये समझो कि हमारे हमारा सोचना क्या है कि सोवेरेनिटी क्या होगी, हमारे कोर में होगा ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका मतलब क्या होता है सिंपल टर्म्स में, नॉन इंटरफेरेंस। आप ना हमको इंटरफेयर करो ना आपको हम करेंगे। सेकंड कहता है इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसको हम इक्वली देखेंगे, हमें भी वो उतना ही रिस्पेक्ट दे। थर्ड कहता है ट्रीटीज़, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अलायंस करेंगे, पैक्ट साइन करेंगे। ठीक है, बट वो कर क्या रहे हैं, देखो वो कोर्शन कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। जो एप्लीकेशन जिसका वो कर रहे हैं, एक्चुअली वो क्या ट्रीटीज़ कर रहे हैं, नहीं वो कोर्शन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तो हाउ इज़ इट बैड, अगर ट्रम्प इन चीज़ों को बोलते हैं कि हमें इंटरफेरेंस नहीं करना है, समानता देखनी है, ट्रीटी वगैरह करना है, तो ये गलत कैसे है ना। एक्चुअल में गलत क्यों है, यहाँ पे क्या दिक्कत इससे हो रही है, तो देखो बिकॉज दिक्कत गलत क्यों है, दिक्कत क्यों हो रही है, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट क्लासिकल यूनिलैटरल सोवरेनिटी। वो जो बात करते हैं प्रभुसत्ता की, उसका मतलब क्या, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण रूप से सोवरेन। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, वो कोशिश कर रहे हैं टू मोल्ड, वो टर्न करना चाह रहे हैं जो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं जो हैं उसको, कि वो यूएस के इंटरेस्ट में काम करे।
जैसे यूएन है, WTO वगैरह है, उसका काम क्या है, ग्लोबल तर्ज पे काम करना। बट अमेरिका क्या चाह रहा है, अभी यूएस क्या चाह रहा है कि जो संस्थाएं हैं वो हमारे लिए काम करें, हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करे। क्यों, आप देखोगे आगे कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है, डोनेशन समझ लो, एक कंट्रीब्यूशन समझ लो, वो यूएस ही करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। उसका ये कहना है कि जब इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो हमारे इंटरेस्ट पे आप काम क्यों नहीं करोगे। इससे दिक्कत यहाँ पर आ रही है। सेकंड बात ये है कि बोल तो रहे हैं वो कि हमको चाहिए सोवरेनिटी, मतलब नॉन इंटरफेरेंस ये सब वगैरह, बट वो कर क्या रहे एक्चुअली है, वो कर रहे हैं ज़बरदस्ती। मतलब अगर हमें कहीं पे ट्रेड करना है, अब देखो इंडिया की बात है, वहाँ पर चाहते हैं कि यूएस का कौन भारत खरीदे, वो नहीं खरीद रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो हमारा कृषि है वहाँ पर यूएस का भी दखल हो। इंडिया मना कर रहा है इस चीज़ को। बदले में उन्होंने क्या किया, टैरिफ्स लगा दी, वीज़ा की प्राइस को बढ़ा दिया। तो एक तरह का मतलब फोर्स को यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रीटीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखो सेकंड कहता है सुप्रा नेशनलिज्म क्या होता है, इसका मतलब क्या है। एक सोच है, एन आइडियोलॉजी, एक सोच है। इंटीग्रेशन बियॉन्ड नेशन स्टेट, मतलब कि हमारा देश तो है बट हमें अदर कंट्रीज से किस प्रकार से बातचीत करनी है, आगे बढ़ना है, एक सोच बताता है। क्या है, टू गिव अप, छोड़ देना, त्याग कर देना, अ पार्ट ऑफ नेशन सोवरेनिटी टू अ हायर अथॉरिटी कहता है। सपोज करो 10-15 कंट्रीज़ हैं, वो मिल गए आपस में, उन्होंने बोला ठीक है हम एक संस्था बनाते हैं, तो हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि हमारा जो डिसीजंस है ना, मतलब जो हमारा काम करने का तरीका है, वो कौन देखेगा, जो संस्था हम बना रहे हैं वो तय करेगी। क्यों, ताकि एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में हम काम कर सकें, कोई भी किसी को फोर्स ना कर सके। इसको कहते हैं सुप्रा नेशनलिज्म, अपने सोवरेनिटी का, अपनी प्रभुसत्ता का कुछ पार्ट किसी अन्य अथॉरिटी को दे देना, जो कि बाइंडिंग डिसीजंस दे सकता है कि तुम ऐसे काम करो, तुमने ऐसे क्यों किया। तो ये करता क्या है, डाइल्यूट्स, कुछ हद तक हमारी सोवरेनिटी को डाइल्यूट करता है, कुछ कम करता है, ठीक है। इसको एक अदर फ्रेज लिख सकते हैं, यूनाइट्स स्टेट्स, मतलब कंट्रीज अक्रॉस बॉर्डर, मतलब क्या है, आप बाइंडिंग तरीके से ही देखो, बट वो एक तो कर रहा है, मतलब क्या है, एक ऑर्डर रहेगा, एक रूल रहेगा, सारी कंट्रीज काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम, देखो एक फ्रेज देखा था हमने, इंटर गवर्नमेंटलिज्म। तो इंटर गवर्नमेंटलिज्म क्या होता है, इसका मतलब है डिसीजन इज टेकन बाय कंसेंसस। अगर देखो इस फ्रेज इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा वहाँ पे शब्द क्या लिखा गया है, सुप्रा नेशनलिज्म है या इंटर गवर्नमेंटलिज्म है, आपको जब मतलब समझ में ही इसका नहीं आएगा, आप आंसर कैसे करोगे। तो इंटर गवर्नमेंटलिज्म जो है, इसका मतलब होता है कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं कंसेंसस पे, है ना, एक मत, मतलब हम लोग हैं तब, कोऑपरेट करके, विदाउट गिविंग अप सोवरेनिटी, ठीक है। बट यहाँ हमने क्या देखा, सुप्रा नेशनलिज्म में क्या देखा हमने, हम कुछ पार्ट ऑफ अपना सोवरेनिटी किसी अन्य अथॉरिटी को दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, एक फ्रेज उसमें दिया गया था। तो प्रमोशन ऑफ लिबरल वैल्यूज़ लाइक डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, रूल ऑफ लॉ है, ऐसे वैल्यूज़ को ग्लोबली प्रमोट करना। मतलब क्या है, हम कोई रिलेशन किससे बनाते हैं, किसी कंट्री से, उसमें हम क्या करें, इन वैल्यूज़ को सम्मान दें, जगह दें। एक मतलब एक आइडियल बात करता है ये थियोरी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे कंट्री का सम्मान करना चाहिए। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का जो कोर मीनिंग ये है कि अगर कोई फैसला हम लेते हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं, घर की बात करें, तो सारे मेंबर्स का उसमें एक से हो, उसमें उनकी बात को सुनी जाए, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स हो गया, रूल ऑफ लॉ है, ऐसी वैल्यूज़ को हम अपने फॉरेन पॉलिसीज़ में इंक्लूड करें, ठीक है। व्हाट इज़ मल्टीलैटरलिज्म, पॉलिसी ऑफ स्टेट्स एक्चुअली वर्किंग टुगेदर। देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमको मल्टीलैटरलिज्म क्या बोलता है कि मल्टी मतलब मोर देन 2, ठीक है, कंट्रीज़ की बात करें, मोर देन 2 कंट्रीज़ हैं, वो साथ बैठ रही हैं, काम कर रही हैं, बट वो काम कैसे करेंगी, उनका डिसीजन या तो बाइंडिंग होगा, मतलब देखो समझो इस चीज़ को, अगर मल्टीलैटरलिज्म है उसमें क्या होगा, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनको कुछ सॉल्व करना है कोई चीज़ को, या तो वो कैसे करेंगी, कंसेंसस के थ्रू, मतलब बातचीत करेंगी, ठीक है हम लोग रेडी हैं इस चीज़ के लिए, या तो वो होगा, नहीं तो वो क्या करेंगी, वो यूज़ करेंगी सुप्रा नेशनलिज्म को। मतलब क्या है कि मल्टीलैटरलिज्म को कन्वे करने का, उसको आगे बढ़ाने का 2 तरीका है। पहला क्या है, एक सेकेंड, पहला है इंटर गवर्नमेंटलिज्म, दूसरा क्या है, सुप्रा नेशनलिज्म। व्हाट इज दिस IG, इंटर गवर्नमेंटलिज्म, इसमें क्या करेंगे हम, कंसेंसस के थ्रू, मतलब एक मत होते हुए फैसला करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, सुप्रा नेशनलिज्म में एक अथॉरिटी को हम पावर दे देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे UN समझो, वो क्या करेगा, एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो क्या करेगा,
वो डिसीजंस लेगा हमारे बिहाफ में, हमारे लिए, ठीक है। तो मल्टीलैटरलिज्म क्या है, डिफरेंट कंट्रीज साथ बैठती हैं, अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करती हैं, बट तरीका दो होता है, या तो हम कंसेंसस के थ्रू करें, नहीं तो किसी अन्य अथॉरिटी को पावर दे दी जाए, वो डिसाइड करे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम पेपर पे आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यूएस चाहता है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, गलत नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत इससे क्या हो रही है, वो चाहती है कि डिफरेंट जो संस्थाएं, WTO है, WHO है, कुछ भी है, वो यूएस के अकॉर्डिंग काम करे, वो गलत हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल जो हमारा ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। यहाँ देखो कहता है, अगर एग्जाम्पल लेना पड़े पेपर में, किस प्रकार से मानेंगे हम कि यूएस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है डिफरेंट संस्थाओं को काम करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग। देखो उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है WHO से, ठीक है, उसने छोड़ दिया है यूनेस्को को, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसको छोड़ दिया है उसने फंडिंग स्टॉप कर दिया है UN रिलीफ फंड में, ठीक है। सपोर्ट फॉर पेरिस एग्रीमेंट उसने वापस ले लिया है, ओके। जो क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड है उसको भी उसने रोका हुआ है। मतलब क्या है, वो दिखाना चाहता है कि हम पैसा खर्च करते हैं तभी तुम काम करते हो, मतलब एक वो वैक्यूम क्रिएट करना चाहता है ना, जिससे कि जो डिफरेंट संस्थाएं वो क्रम्बल कर जाएं एंड बोले ठीक है यूएस जो बोलेगा वैसा ही हम करेंगे। यहाँ देखो एक बात कही गई है, इसको ध्यान देना, यहाँ पर कहता क्या है कि एज अमेरिकन रिट्रीट, अमेरिका मतलब वापस खींच रहा है अपना पैसा, अपने सपोर्ट को, क्रिएट्स अ वैक्यूम, चाइना इज पॉइज्ड टू फिल इट। अब देखो एक नया इसमें आयाम आता है कि चाइना भी देखो अच्छा खासा एक पावर है, उसको आप मानो चाहे नहीं, बट है पावरफुल कंट्री है वो क्या कोशिश कर रही है, अच्छी बात, यूएस सपोर्ट खींच ले, हम पैसा देंगे, हम उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कैंपेन कर रहा है किस चीज़ के लिए, चाइना के लोगों को, चाइनीज़ नेशनल्स को इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे वो डाल रहा है, डालने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल देता है, लीडर्स के रूप में हो गया, टेक्निकल सपोर्ट के रूप में है, एडमिन रोल में हो गया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं कहता है क्या, देखो बीजिंग स्टिल हैज़ सम डिस्टेंस टू गो, सप्लांटिंग यूएस डोमिनेंस, यूएस को कंप्लीटली रिप्लेस करने में टाइम लगेगा चाइना को, ठीक है। येट कहता है इट्स एक्टिविज्म, वो जो इतना एक्टिवली कैंपेन कर रहा है, एक्टिविज्म हैज़ ऑलरेडी मेड इट एन इनडिस्पेंसिबल, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड आउटकम इज बाई यूएस डिसएंगेजमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखो एक नया कहता है डायनेमिक, ए न्यू डायनेमिक प्लेज आउट अगेंस्ट अ ब्रॉडर फटीग विद मल्टीलैटरलिज्म अराउंड द टर्न ऑफ मिलेनियम। देखो इसमें कहता क्या है, हमने क्या देखा था अभी कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो काम कैसे करता है, या तो आप खुद में डिसाइड करो, आप बातचीत करो, कंसेंसस करो, नहीं तो किसी एक संस्था को अपने अधिकार दे रखा है कि वो डिसीजंस को ले सके। तो इन चीज़ों को करने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर UN है, उसका ये काम था क्या कि वो प्रमोट करे मल्टीलैटरलिज्म को। बट दिक्कत यहाँ पर क्या थी, देखो डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शंस क्या थे, जैसे यूएस चाइना की राइवलरी है, स्टार्टिंग में क्या था, यूएस रशिया की राइवलरी थी, फिर कहता है देखो यहाँ पर UNSC जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको आपने लॉक करके रखा हुआ है, उसको एक्सपैंड नहीं कर रहे हो। तो डिफरेंट चीज़ों के कारण क्या था, जो अदर कंट्रीज़ भी हैं उनको मौका ही नहीं मिला, है ना, कि यूएस जैसे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बना हुआ है तो अदर कंट्रीज़ को मौका नहीं मिला वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, हाँ कहता है कि आपने क्या करा, आपने जानबूझकर आप कंप्लीटली मतलब डिपेंडेंट होते रहे यूएस पर। अब दिक्कत क्या है, यूएस अगर सपोर्ट खींच लेता है तो क्या होगा, आपका फिनांस गड़बड़ा जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा है जैसे कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी कम वहाँ पर है ना। रियल क्वेश्चन इज नॉट सिंपली वेदर यूएस और चाइना विल डोमिनेट UN, बट वेदर मिडिल पावर्स लाइक इंडिया कैन हेल्प क्राफ्ट अ मल्टीलैटरलिज्म फिट फॉर एन एज ऑफ राइवलरी। क्या कहता है, वही बात देखो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने UN ने क्या किया, डिफरेंट संस्थाओं ने क्या किया, जो छोटी छोटी कंट्रीज थी उसको आपने आगे बढ़ने नहीं दिया, मतलब उनको इंपॉर्टेंट रोल में आपने आने का मौका नहीं दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आप डिपेंडेंट होते चले गए यूएस के ऊपर। यूएस क्या करता है, उसको लेवरेज के रूप में यूज़ कर रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, सपोर्ट खींच लेंगे। तो कहता है कि क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि आगे कौन डोमिनेट करेगा, क्योंकि मान लो चाइना आता है डोमिनेट करने तो फिर चीज़ें तो वही रह जाएंगी ना, जो मिडिल पावर कंट्रीज़ हैं जैसे भारत है उसकी तो स्थिति बदलेगी नहीं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए कि हम मिडिल पावर कंट्री हैं, ठीक है, हम टॉप पर नहीं पहुँचे हैं, तो हमें कुछ हद तक इसमें काम करना चाहिए कि मल्टीलैटरलिज्म स्टिल जीवित रहे, जिंदा रहे, अगेन किसी एक कंट्री का डोमिनेंस फिर से क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकस करिएगा। हाँ इसमें कहता है कि
इंडिया की देखो इच्छा है, इंडिया चाहता है कि हम इसको मेंटेन करें, बट कैसे, एक वे क्या होना चाहिए। कहते हैं लेखक यहाँ पर कि ओल्ड ट्रोप्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म लाइक सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन डिमांड्स ऑन नॉर्थ अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ इश्यूज हैव लिटिल चांस ऑफ एडवांसिंग। कहता क्या है कि अगर आप इंडिया के लिए कहता है कि अगर आप एक्चुअल जो ओरिजिनली जो दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी, जैसे कि यूएनएससी को एक्सपैंड करो, अदर कुछ डिमांड्स थे, आप उसको मत पकड़ो, आप उसको छोड़ दो, क्योंकि करंट सिनेरियो में उसको रिजॉल्व होना संभव नहीं लग रहा है, काफ़ी दिक्कत लग रही है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, मस्ट फोकस ऑन अ फ्यू इश्यूज ऑफ हाई प्रायोरिटी। जो इंडिया के रिस्पेक्ट में, मतलब डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में जो ऐसे इश्यूज हैं जो काफ़ी टॉप पे प्रायोरिटी में आते हैं, आप उस पर फोकस करो। जैसे कहता है एआई, है ना, रेगुलेशन ऑफ एआई हो गया, लाइक माइंडेड कोalitions दैट कट अक्रॉस नॉर्थ साउथ डिवाइड। देखो हम जानते हैं इस चीज़ को, एक टर्म आता है ग्लोबल साउथ, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, व्हाट इज़ ग्लोबल साउथ। तो इसमें हमको ज्योग्राफी से मतलब नहीं है, इक्वेटर है वो सब नहीं। यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली ऐसे कंट्रीज़ जो कि किसी न किसी के मतलब कॉलोनी रह चुके हैं, ठीक है, मोस्टली वो सदर्न हेमिस्फेयर में ही है, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो नदर्न हेमिस्फेयर में भी आते हैं। तो ग्लोबल साउथ क्या होता है, बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे कंट्रीज़ जो कभी ना कभी ऐतिहासिक रूप से किसी अदर कंट्री की कॉलोनी रह चुके हैं, उनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो इंडिया को ऐसा काम करना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर कि एआई है, काफ़ी टॉप प्रायोरिटी बना हुआ है, आप उसको कैसे रेगुलेट करोगे, उसको डिसाइड करो। फिर कहता है जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है ना, ईस्ट वेस्ट का डिवाइड है, उसको कट करो, मतलब वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, उस पर काम करो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर छोटा सा एक मतलब उनका सजेशन दिया गया है कि आप पैसा ज़्यादा खर्च करो, चाइना करता है, यूएस करता है, आप भी करो, वही यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पर, देखिएगा, ट्रम्प सेकेंड टर्म असॉल्ट ऑन यूएन हाईलाइट्स फ्रैजिलिटी ऑफ पोस्ट 1945 मल्टीलैटरल ऑर्डर। हमने देखो इसके कोर में क्या देखा था कि जो मल्टीलैटरल ऑर्डर आया था वो मोस्टली आप देखोगे कोल्ड वॉर के बाद से यूएस सेंट्रिक हो गया था, अमेरिका सेंट्रिक हो गया था, मतलब उस पर डिपेंडेंट हो चुका था। तो ये दिखाता है ट्रम्प का एक्शंस कि कितना फ्रेजाइल है, अगर यूएस चाहे इसको क्रम्बल कर सकता है, ठीक है। चाइना इज़ येट टू कन्विंस वर्ल्ड, दुनिया को अभी तक वो कन्विंस नहीं कर पाया है कि फ्यूचर मल्टीलैटरलिज्म का नेता बन सके। क्यों, अब देखो चाइना क्या करता है, हमने देखा होगा, उसको जहाँ पर भी कुछ काम निकालना होता है, ऐसे कहीं पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, वो जाता है उसको पैसा देता है कंट्रीज़ को, बट वो इस प्रकार से करता है, वो लोन ट्रैप में मतलब फंसा लेता है उसको, तो भरोसा लोग कर नहीं पा रहे हैं उस पर। तो चाइना भी एक लीडर के रूप में नहीं उभर पाया है। इंडिया, अब इंडिया की बात करें, इंडिया विच हैज़ लॉन्ग डिफाइंड itself as champion of global south cannot simply lament this erosion। मतलब इंडिया अभी उस पोजीशन पर नहीं है, इंडिया उतना बड़ा पावरफुल नहीं हो पाया है। तो अल्टीमेटली देखो बात यही है कि लीड रोल में कोई भी आए, चाइना आए, कोई भी कंट्री आए, फोकस हमारा क्या होना चाहिए कि एक्चुअल जो मल्टीलैटरल ऑर्डर है वो बना रहे, हम अगेन किसी एक कंट्री के दबाव में, उसके ट्रैप में नहीं फंस जाएं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो सेकंड क्या कहता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट एट द यूएन जनरल असेंबली दिस वीक। इसमें देखेंगे कुछ फैक्ट्स को हम, जो यूएन काम कैसे करता है, मतलब प्रैक्टिकल कुछ बातों को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ देखो कहता क्या है, हाँ यहाँ देखते हैं, यूएन वॉज फॉर्म्ड इन 1945, ठीक है। अभी कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स यहाँ पर हैं। लीडर्स ऑफ 2 नॉन मेंबर्स ऑब्जर्वर स्टेट्स, 2 क्या हैं, ऑब्जर्वर स्टेट है, मेंबर नहीं है वो, नोन एट द यूएन एज होली सी। ध्यान रखना एक टर्म दिया गया होली सी, दिख रहा है यहाँ पे, देखो होली सी क्या किसको कहते हैं, 2 नॉन मेंबर स्टेट्स जो कि ऑब्जर्वर कैटेगरी में आते हैं उसको बोलते हैं होली सी। कहाँ पर, यूएन पर, ठीक है। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड एन ऑब्जर्वर मेंबर ईयू कैन ऑल्सो स्पीक, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, मेंबर्स कितने हैं, 193, नॉन मेंबर्स ऑब्जर्वर कितने हैं, 2 हैं, उसको होली सी कहते हैं। यहाँ देखते हैं, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला था होली सी, सेकंड देखो कहता क्या है, एक ट्रेडिशन है, एक कन्वेंशन है, ब्राज़ील टू ऑलवेज बी फर्स्ट मेंबर स्टेट टू स्पीक। ऐसा पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि बाय लॉ ऐसा है, नहीं, कन्वेंशन चलन है किस चीज़ का, कि ब्राज़ील हमेशा क्या करता है, फर्स्ट मतलब पहली बार बोलता है, फर्स्ट टाइम कौन बोलता है वहाँ पर, ब्राज़ील बोलता है। क्यों, दिस इज़ बिकॉज इन अर्ली ईयर्स ऑफ वर्ल्ड ब्राज़ील स्टेप्ड अप टू स्पीक फर्स्ट। एक स्टोरी है, ठीक है, हटाओ इसको, हमको क्या जानना है कि ट्रेडिशनली क्या है, ब्राज़ील हमेशा फर्स्ट बोलने आता है, ठीक है।
होस्ट कौन कर रहा है इसको? यूएस। तो जो होस्ट होता है वो सेकंड टाइम पे बोलने आता है, फर्स्ट स्पीकर ब्राज़ील होगा, सेकंड जो होस्ट करता है, होस्ट कौन है? यूएस। उसके बाद से कहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो आप बोलते रहिए, ठीक है। अब देखो वॉलंटरी मतलब 15 मिनट तक कहता है कि टाइम लिमिट होता है आपको। एक सेकेंड सॉरी देखिए, हाँ कहता है क्या है कि यहाँ देखिएगा, हाँ इस पे देखिएगा कि 15 मिनट्स तक टाइम होता है, मतलब बोलो। बट लॉन्गेस्ट अभी तक किसने बोला है? 1960 में क्यूबन लीडर फिडेल कैस्ट्रो ने बोला था 4.5 घंटे के लिए, ठीक है। लीबियन नेता जो थे गद्दाफी, उन्होंने मोर देन 1.5 आवर्स के लिए बोला था। अब बोल सकते हो बट मिनिमम कितना कहता है? 15 मिनट्स, ठीक है। दिस ईयर्स इसका थीम क्या है इस साल का? बेटर टुगेदर 80 ईयर्स मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, इसका थीम है, ठीक है। देखो कुछ टॉपिक्स दिए गए यहाँ पर कि इस साल के डिस्कशन में टॉपिक्स हमारे लिए क्या होंगे, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? देखो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर, यहाँ एक सेकेंड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको फोकस कहाँ करना है पेपर में, क्वेश्चंस कहाँ से पूछ सकता है। पहला गाज़ा, हम जानते हैं गाज़ा का देखो क्या है, वहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। सेकंड कहता है यूक्रेन का क्या है, वो चाहता है ग्लोबल सपोर्ट मिले कीव को। थर्ड कहता है सीरिया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड हटाओ इसको, पढ़ लिया हमने, इसको हटाओ, हाँ यहाँ आते हैं, दिख रहा है, हाँ फोकस करो यहाँ पर। क्या कहता है? सीरिया अ नोटेबल डेब्यू, फर्स्ट टाइम सीरिया आने वाला है। सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शारा, नाम क्या है प्रेसिडेंट का? अहमद अल शारा। हिज हे एट तहरीर अल शम, नाम क्या है? हयात तहरीर अल शम क्या है? ग्रुप है, किनका ग्रुप है? सीरिया के प्रेसिडेंट का ग्रुप है। लेट द रेबेलियन दैट टॉपल्ड प्रेसिडेंट बशर अल असाद इनलाइटनिंग ऑफेंसिव, देखो ये इसमें क्या देखना है? फर्स्ट टाइम जो सीरिया है वो डेब्यू करने वाला है। कौन आने वाले हैं? प्रेसिडेंट वहाँ के अहमद अल शरा, उनका ग्रुप का नाम क्या है? हयात तहरीर अल शम, ठीक है। यहाँ देखो HTS क्या था? पहले ब्रांच था अलकायदा का, क्या था? ब्रांच था अलकायदा का, ध्यान रखना है, पूछ सकता है प्रीलिम्स में। ब्रोक टाइज इन 2016 में क्या किया उसने? उससे अलग हो गया, ठीक है। ग्रुप एंड शारा मतलब वो जो HTS ग्रुप है, जो प्रेसिडेंट है सीरिया के, वो रिमेन अंडर UN सैंक्शंस तो है उन पे, बट उनको ट्रैवल एग्जाम्पशन मिला है वहाँ पे विजिट करने के लिए, ठीक है। एक और देखो फैक्ट यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, यहाँ देखिए कहता क्या है? सूडान के बारे में कहता है, इशू है वहाँ पर वॉर इन सूडान बिटवीन, उसकी फोर्सेज हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, क्या है? पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ की है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज। पूछ सकता है किस कंट्री की है? सूडान की है। एंड बिटवीन सूडानीज आर्मी, झगड़ा चल रहा है, ठीक है। UN ने देखो क्या बोला है? वर्ल्ड्स वर्स्ट क्राइसिस, कहाँ पर? जो लड़ाई चली सूडान में, उसके लिए कहता है कि UN ने बोला है वर्ल्ड्स वर्स्ट क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर। तो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस किसका, कहाँ के फोर्सेज हैं? सूडान के। यहाँ देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कहता है 15 मेंबर जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है हैज़ टू अग्री, कोई नया अगर सेक्रेटरी जनरल चुना जाता है UN का, तो जो UNSC है उसको अग्री करना पड़ता है रिकमेंड करने के लिए कि कैंडिडेट कौन होगा, ठीक है। कुछ फैक्ट्स थे, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट कहता है अ वेकअप कॉल, मतलब जग जाओ, ठीक है, बहुत सोलिए। इसमें डिस्कस क्या करना है हमें कि जो इंडिया की विदेश नीतियाँ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो इंस्पायर किससे होती हैं? हमारे अपने इंटरेस्ट पे हो रही हैं, या अलायंस से हो रही हैं, या हमारे डिपेंडेंस पर हो रही है, हम डिपेंडेंट किस कंट्री पे हैं, इसको डिस्कस करना देखो इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट कारण क्या है? US ने क्या किया? टैरिफ लगाया, वीज़ा का प्राइस बढ़ाया, ठीक है। हम US पे डिपेंडेंट क्यों हैं? एक्सपोर्ट्स के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। सेकंड क्या कारण है? हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को कि चाइना पे हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के लिए, मतलब अगर वो मना कर दे हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? थर्ड पॉइंट क्या आता है? देखो अभी आपने देखा होगा, हमने कल डिस्कस किया था कि वेस्ट एशिया जो है वहाँ पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम आखिर कर क्या रहे हैं? जो हमारी फॉरेन पॉलिसी वो कैसे काम कर रही है? हम यहाँ पे डिपेंडेंट हैं, कहीं पे हमारा मतलब इन्फ्लुएंस घट रहा है, तो हमें काम कैसे करना चाहिए? ये हो क्या रहा है, इसको समझते हैं। यहाँ देखो इसको स्टार्ट कैसे करता है? PM मोदी इज़ राइट, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंजर्स फेसिंग इंडिया, दिख रहा है ना, हाँ, इज़ द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। सबसे बड़ा खतरा क्या हमारे लिए है? लेखक कहते हैं सबसे बड़ा खतरा क्या है कि हमारा डिपेंडेंस जो विदेशी कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ हैं, हम उन पर निर्भर हैं, ठीक है। फॉर ऑल, लोग क्या करते हैं? बात करते किसकी? ऑटोनॉमी की बात करते हो आप, मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हो, बट अभी सिचुएशन क्या है? बोथ स्ट्रैटेजिक एंड मल्टी डिपेंडेंस। हम क्या हैं?
हम हर रूप से डिपेंडेंट हैं। इसको देखो समझते हैं पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ देखो, आगे तब बढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट है, पूछ सकता है पेपर में, इज मल्टी डिपेंडेंस अ सब टाइप ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। देखो ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मेंस में होता क्या है, आपको लगा आपने पढ़ लिया है, यूएस का, इजराइल सब पढ़ लिया, बट जब क्वेश्चन पूछता है पेपर में तो आपको शब्द का मतलब ही पता नहीं होता है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मल्टी डिपेंडेंस एंड मल्टी अलाइनमेंट। देखो इसको एमए कहते हैं। एमए का मतलब क्या है, एक सेकेंड, एमए का मतलब क्या है, एक प्रकार का फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है ना, एक अप्रोच है, ठीक है, टू मेंटेन साइमल्टेनियस, एक सेकेंड, साइमल्टेनियस पार्टनरशिप विद मल्टी पावर ब्लॉक्स। हाँ, जो डिफरेंट मतलब कंट्रीज हैं, अलग ब्लॉक्स हैं, पैक्ट्स जो साइन कर रखे हैं, हम क्या करें, हम फ्लेक्सिबल रहें, है ना, हम किसी एक साइड के प्रति एक्सक्लूसिवली कमिट नहीं हो जाए। मतलब क्या है, ऐसा अप्रोच जहाँ पे कि साइमल्टेनियस पार्टनरशिप करना पॉसिबल होता है, हम किसी एक कंट्री पे ना तो डिपेंडेंट है, मतलब उस पर हम फोकस नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो एक चॉइस होनी चाहिए। मतलब मल्टी अलाइनमेंट तब होता है जब हमको ऑप्शंस मिले, चॉइस मिले हमको, ठीक है, एक कंपल्शन नहीं हो, मजबूरी नहीं हो कि हमको अलाई करना ही है। ठीक है, फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी, देखो कीवर्ड्स है ये, फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी, ठीक है, इशू बेस्ड पार्टनरशिप, हमारी अपनी कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं हम चाहें स्विच कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं उसको। ठीक है, मल्टी डिपेंडेंस क्या होता है, हमने क्या आज का देखो टाइटल क्या है इसका, क्या मल्टी डिपेंडेंस एमए का सब टाइप है क्या, इसका पार्ट है क्या, यहाँ देखते हैं मल्टी डिपेंडेंस क्या होता है। यहाँ देखो, वाइल अलाइनिंग विद डिफरेंट कंट्रीज या ब्लॉक्स समटाइम्स इट एंड्स अप विद डिपेंडिंग ऑन देम। मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं मल्टी अलाइनमेंट की, तो हम जब अलाई करते होते हैं, दोस्ती करते होते हैं, तो हमारे अनजाने में क्या हो जाता है, हम उस पर हेविली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन को मल्टी डिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, हमारी वल्नरेबिलिटीज, जो हमारी कमियां कमजोरियां हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टनर्स में स्प्रेड कर देते हैं। समझेंगे इन चीज़ों को, हम डिफरेंट पार्टनर्स में, जैसे हमको ऑयल इंपोर्ट करना है, हम यहाँ से कर रहे हैं, ये वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने स्प्रेड कर दिया है। मोर लाइक अ स्ट्रक्चरल कंपल्शन देन चॉइस, कहता है कि अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमको ऐसा लगता है कि हम चूज़ करें, बट नहीं, हम चूज़ नहीं करते होते हैं, हम मजबूर होते हैं कि हमें उस कंट्री पे डिपेंडेंट चूँकि हम हैं, हमको उसे अलाई करना ही करना है। तो आप कह सकते हो कि मल्टी डिपेंडेंस क्या है, देखो हमने लिख रखा है यहाँ पर कि मल्टी अलाइनमेंट क्या है, जस्ट एक स्ट्रैटेजी है, बट मल्टी डिपेंडेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस। अगर ढंग से हम अपने उसको स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने एलाइज पर ही। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ठीक है हमने क्या देखा अभी, कॉन्सेप्ट्स को, अब देखते हैं एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। हम जज करेंगे इससे कि क्या हम एलाई हैं उन कंट्रीज़ के या डिपेंडेंट हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट कैसे करता है, विद चाइना वी आर डिपेंडेंट ऑन रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम एवरीडे गुड्स टू कैपिटल गुड्स। मतलब चाइना पे क्या है, हम इतने निर्भर हैं। अगर तुम बात करो कंज्यूमर गुड्स की बात करो, जो उपभोक्ता खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स की बात करो, हर चीज़ में हम चाइना से सामान मंगवाते हैं। ठीक है, एक देखो टर्म दिया गया वाइट गुड्स। वाइट गुड्स क्या होते हैं ना, मतलब जैसे जो हैवी अप्लाइंसेज लाइक वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ऐसे गुड्स हो गए। ठीक है, इनको वाइट गुड्स कहते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, केमिकल्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं, एक नाम दिया गया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज, इसके लिए डिपेंडेंट है, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए डिपेंडेंट है, पॉलीसिलिकॉन वेफर्स है, सोलर सेल्स है, फर्टिलाइजर्स है, टनल बोर्डिंग इक्विपमेंट्स है। अगर हम फ़ोन को असेंबल करते हैं कंट्री में तो कंपोनेंट्स कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से। कंप्यूटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स, देखो आपने देखा वाइड रेंज है, डिफरेंट टाइप के जो गुड्स हैं, हम किस पे डिपेंडेंट, चाइना पर डिपेंडेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमको कोई चॉइस दूसरी है हमारे पास कि हम कहीं और शिफ्ट कर जाएं? नहीं, तो यहाँ पर दोस्ती वाली बात नहीं है, यहाँ मजबूरी है, डिपेंडेंस है हमारी। देखो रशिया की बात करें तो दो एस्पेक्ट है, आर्म्स एंड ऑयल। ठीक है, हथियार एंड ऑयल। 60 to 70%, देखो एस्टिमेट कहता है 60 to 70% डिपेंडेंस इन की प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स। अगर आर्म्स की बात करें, अगर हथियारों की बात करें, 60 to 70% डिपेंडेंस कहाँ है हमारा, रशिया पर है। क्यों, न्यू आर्म्स में भी, एंड जो ओल्ड कुछ ख़राब हो गया है उसके स्पेयर्स के लिए। तो इंडिया हैज़ ट्राइड, इंडिया ने कोशिश करी। देखो वही कहता है कि किस प्रकार हम जज करेंगे, इंडिया ने कोशिश करी इसको डाइवर्सिफाई करने का, फ्रांस के साथ, इसराइल के साथ, यूएस के साथ, डिपेंडेंस ऑन रशिया। लेकिन डिपेंडेंस ऑन रशिया गोज बैक टू 1970s। क्या कहता है कि भारत तो ट्राई तो कर रहा है कि हम रशिया पे आर्म्स के इंपोर्ट में
थोड़ा कम डिपेंडेंट हो जाए। हमने इसको डाइवर्सिफाई किया फ्रांस के साथ में, यूएस के साथ में, इसराइल के साथ, बट हम रशिया से सामान जो मंगवाते हैं, आर्म्स मंगवाते हैं, वो 1970s से हम मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि इट्स हार्ड फॉर आर्म फोर्सेस टू वीन देमसेल्व्स ऑफ, यहाँ देखिए, रशियन इक्विपमेंट्स। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम सपोज करो नए जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं हम मंगवा रहे हैं दूसरे कंट्रीज से, बट जो एक्चुअल जो ओल्ड सामान मंगवा के रखा है हमने, उसको फेंक तो नहीं देंगे, वो ख़राब हो रहा है, उसके स्पेयर्स कहाँ से मंगवाते हैं, रशिया से मंगवा रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग, हमारा अपनी कंट्री की बात करें, हमने जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हमने उसको इंक्रीज़ किया, बट एक्सेप्ट फॉर कैपिटल शिप्स इंडिया डिपेंड्स ऑन रशियन इक्विपमेंट्स फॉर ऑल 3 सर्विसेज, ठीक है। देखो कहता क्या है कि हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है वो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट किस पे है, रशिया पर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो ऑयल्स की बात करें, ऑयल की बात करते हैं, तो कहता है कि 4% हमारा जो टोटल ऑयल नीड्स है 2022 में हम मात्र 4% रशिया से ले रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर चुके हैं, 40% जो है वो रशियन सोर्सेज से हमारे पास ऑयल आता है। तो मेजर रिफाइनरीज जो इंडिया की हैं किस पे डिपेंडेंट है, रशियन सप्लायर्स पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब देखो अगर यूएस की बात करते हैं, दिख रहा ना, तो वीज़ाज़ की बात करो तुम, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करो, या फिर काउंटर बैलेंसिंग अगेंस्ट चाइनाज पावर इन इंडो पैसिफिक। देखो हम चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बने, बट उसके लिए अगेन डिपेंडेंट किस पे हैं, यूएस पे। क्यों, क्योंकि चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है हमसे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे अकेले का बस का नहीं है, इसलिए उस पर भी हम किस पे डिपेंडेंट हैं, यूएस पर। अब यहाँ देखते हैं, देखिए क्या कहता है, इंडियंस हैव टॉप्ड द लिस्ट ऑफ H1B वीज़ा रिसिपिएंट्स अप टू 70% ऑफ दोज इशूड। जितने H1B वीज़ा इशू करे गए यूएस के द्वारा, लगभग 70% कौन है उसमें, इंडियंस ही हैं। सोचिए कितना डिपेंडेंस है हमारे सर्विस सेक्टर का। देखो फिर कहते हैं, अमेरिकन आर्म्स मिलिट्री टेक्स आर सीन एज वाइटल फॉर इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। हमें आधुनिक बनना है, उसके लिए कहता है जो डिफरेंट टेक्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स हैं, कार्गो, मतलब अदर चीज़ें हैं। तो वी डू काउंट ऑन वाशिंगटन टू बी स्ट्रैटेजिक बैकस्टॉप अगेंस्ट बीजिंग इन द इंडो पैसिफिक। तो देखो सब कुछ तो ठीक है, बट अगर बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, वहाँ पर हम धीरे धीरे क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म। मतलब क्या है कि चाइना का सिंगल जो उसका एक काइंड ऑफ मोनोपोली चलता है वो ना रहे, एक लॉ बेस्ड सिस्टम आए इंडो पैसिफिक में। इसके लिए कहता है यूएस की सहायता हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं, हाँ, डिपेंडेंस ऑन दीज 3 पावर्स, रशिया, यूएस, चाइना, इसकी बात हो रहा है। डिपेंडेंस ऑन दीज 3 पावर्स, इसका मतलब क्या है, वी आर इन अ टाइट कॉर्नर। हम एकदम हमको मतलब हम हर चीज़ के लिए इतने निर्भर हो चुके हैं, हम चाह के भी अपने नीड्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली कैन नॉट अफोर्ड टू ऑफेंड चाइना ओवर बॉर्डर। देखो हम चूँकि चाइना से इतने इंपॉर्टेंट सामान को मंगवाते हैं, हम चाइना को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं बॉर्डर, मतलब ये बोल के तुम बॉर्डर को सॉल्व करो, है ना, तुम यहाँ पर क्यों हो, हम ओपनली कन्फ्रंट उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया कैन नॉट ऑफेंड रशिया ओवर यूक्रेन वॉर। इंडिया खुल के नहीं बोल सकता है इस चीज़ को कि रशिया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि एंड कहता है, इंडिया कैन नॉट अनॉय रशिया बाय स्टॉपिंग ऑयल इम्पोर्ट्स ऑल टुगेदर। देखो इंडिया जान रहा है कि यूएस जो टैरिफ लगाया है, क्यों वो मतलब गुस्सा चल रहा है, क्यों, हमने इम्पोर्ट्स जो ऑयल का इम्पोर्ट करते रशिया से, हमने काफ़ी उसको इंक्रीज़ कर दिया है। हम सब कुछ जानते बूझते भी रशिया से इम्पोर्ट्स को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट ऑफेंड अमेरिकन, हम अगेन यूएस को भी ऑफेंड नहीं कर सकते हैं ओवर टैरिफ्स। एंड इंडियाज रिलेशंस विद चाइना, रशिया एज वेल एज ईरान बियॉन्ड अ पॉइंट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इंडियन जो विदेश नीति है वो स्टक हो चुकी है, फंस चुकी है। ऑप्शंस दिखते हैं उसको कि हम वहाँ भी जा सकते हैं, बट ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है, यहाँ देखते हैं। इसका मतलब क्या ये है, आगे वे फॉरवर्ड है। देखो बस इतना सा कहता है कि जिस प्रकार से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया 1990s में, हमें क्या करना होगा, अब मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा। हम काफ़ी पीछे हैं, ठीक है, मतलब रणनीतिक तौर पे, स्ट्रैटेजिक तौर पे, ठीक है, हम अलग चीज़ें वो होती हैं, बट एटलीस्ट हम इम्पोर्ट डिपेंडेंस तो कम कर सकते हैं, अपने जॉब्स को मतलब जॉब्स को बढ़ा सकते हैं, ताकि यूएस पे हम जो डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, वो कम हो जाए। तो जहाँ तक हमसे हो सकता है हमें मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है।
इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिख मैरिज, जो सिख शादियाँ होती हैं उसके पंजीकरण के रिगार्डिंग, उसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लाया है, ठीक है। बट वो ऑर्डर ऑल इश्यूज़ को फिक्स नहीं करता है। समझते हैं कैसे, यहाँ देखो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स बस मेंस के लिए। यहाँ देखो कहता क्या है, कंटेक्स्ट क्या है इसका। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, 17 स्टेट्स 8 यूटीज़, उनको बोला है तुम रूल्स को फ्रेम करो रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सिख मैरिजेस अंडर आनंद मैरिज एक्ट 1909। यहाँ बात हो रही है प्री इंडिपेंडेंस वाले एक्ट की, ठीक है। तो एससी ने बोला कि 4 मंथ के भीतर भीतर तुम्हारे पास क्या रूल नहीं है इसके रिगार्डिंग, इस एक्ट के रिगार्डिंग, तो बना लो। तो ध्यान क्या रखना है, 17 स्टेट्स ऐसे हैं, 8 यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि इस एक्ट के रिगार्डिंग सिख के शादियों को रजिस्टर नहीं करते हैं। यहाँ देखो, देखो एक फ्रेज, एक सेंटेंस है, आप इसको लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। कहता क्या है, इस जजमेंट का मतलब क्या है, कोर्ट क्या कहना चाहता है, इंश्योर कर रहा है सिख कपल्स अक्रॉस इंडिया कैन लीगली रजिस्टर देयर मैरिजेस अंडर देयर ओन रिलीजियस ट्रेडिशन, राइट दैट हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू देम दस फार। कहता है उनको अभी तक ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो हर जगह इक्वली क्या कर सकें, अपनी शादी को अपने धर्म के अकॉर्डिंग पंजीकृत करा सकें, ठीक है। यहाँ देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग, मतलब है कि आनंद मैरिज क्या होता है, इसको आनंद कड़ज कहते हैं सिख लैंग्वेज में। आनंद कड़ज लिटरली ब्लिसफुल यूनियन, ठीक है, इसका मतलब लिटरल मीनिंग है। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिख, कहता है कि सिख शादियों में, जो शादी नहीं बोलते हम आनंद कड़ज कहते हैं, उसमें होता क्या है कि गुरु ग्रंथ साहिब के प्रेजेंस में शादी की शपथ, मतलब शादी करी जाती है, ठीक है। कपल क्या करते हैं, ध्यान दो, कपल क्या करते हैं, वॉक अराउंड गुरु ग्रंथ साहिब 4 टाइम्स, वो 4 बार परिक्रमा ऐसा करते हैं। हाइम्स, मन कुछ वो बोलते हैं, उसको लावण कहते हैं, लावण, LAAVN। ध्यान दो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लावण क्या है, तो शादी के दौरान जब वो चारों तरफ घूमते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के, कुछ वो वर्सेस को बोलते हैं, उसको लावण कहते हैं। एकदम देखो, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो 4 वर्सेस हैं जो लावण है, वो जो कंपोज्ड बाय गुरु रामदास, किसने लिखा था, गुरु रामदास ने। तो देखो हमारा कोर यहाँ पर क्या है, जो आनंद कड़ज है, सिख वेडिंग है, उसमें जो उसकी प्रक्रिया है, उसमें जब वो घूमते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के चारों ओर, उसमें 4 वर्सेस बोले जाते हैं, 4 श्लोक समझ लो हिंदी में बोले जाते हैं। किसने लिखा था उसको, तो गुरु रामदास जी ने, जो कि 4th सिख गुरु थे, ठीक है। यहाँ देखो, तो अर्लियर जब 1909 में एक्ट पास होता है, सब कुछ तो ठीक रहता है, बट उस एक्ट में रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है, इस गैप को एड्रेस कब किया गया, तो 2012 में देखो अमेंड किया गया, 12 में इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 6 डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्रिएट रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सच मैरिजेस। बट अभी तक कहता है कि ऐसे देखो, यहाँ पे क्या देखा हमने, हाँ 17 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पंजीकृत, मतलब इसका लॉ नहीं बनाया है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम कुछ फैक्ट्स अदर देख लेते हैं। ये देखिए, मेंस के लिए सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो इस तरह एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, आप नाम दे देना इसका, आनंद कड़ज केस में कहा था, इन सेकुलर फ्रेमवर्क, अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, रिस्पेक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी वाइल इंश्योरिंग सिविक इक्वालिटी। आप तो आप पहचान का सम्मान करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट जो बेसिक नीड्स हैं, शादी है, विवाह है, डिवोर्स है, ये सब है, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। लॉ मस्ट प्रोवाइड a neutral workable route by which marriages solemnized by आनंद कड़ज are recorded certified at same footing as other marriage। मतलब इसमें क्या कहता है, अगर आपने हिंदुओं को, ऐसे हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट लीगैलिटीज़, लाइक वेडिंग कैसे होगी, डिवोर्स कैसे होगा, सब बताया गया है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप अदर धर्म के बारे में ऐसा कहते हो, एक लॉ बनाते हो, तो सिख्स के बारे में उनकी जो वेडिंग है उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके लिए भी सेम एक्ट होना चाहिए। बट यहाँ देखिए, इसमें दिक्कत क्या है, स्कॉलर्स कहते हैं कि कोर्ट यहाँ पर चूक गया। कहाँ पर चूक गया, ठीक है, उसने सब कुछ तो बात करी, पंजीकृत करो, ये करो, बट दिक्कत क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन, जो एक्ट है 1909 का, वहाँ पे डिवोर्स का एंड मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स, विवाद होते हैं, उसका वहाँ पे इशू मतलब इसमें नहीं उठाया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 मुद्दे, डिवोर्स के मुद्दे हो गए, डिस्प्यूट्स के मुद्दे हो गए, उसमें नहीं आते हैं। तो अगेन कोर्ट को चाहिए था कि इन पे भी वो डिस्कशन करे, इन पे भी कुछ रूल्स वो निकाले, ठीक है। यहाँ देखिएगा,
रियल पेन क्या है? सिख्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इन द सेम वे एज मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना चाहिए कि सिख्स जो है वो नॉट, उनको पहचाना नहीं जाता है एक डिस्टिंक्ट समुदाय के रूप में, जिस प्रकार से मुस्लिम्स को, ईसाइयों को हम पहचानते हैं। ठीक है, टॉपिक खत्म होता है, आगे देखते हैं। देखिए इसका नाम क्या है? अर्थ्स फॉलोअर्स इन स्पेस। कोई फॉलो कर रहा है अर्थ को। ठीक है, मिनी मून्स एंड क्वासी मून्स। ये दो इंपॉर्टेंट बस हम फैक्ट्स को देखेंगे कि मिनी मून्स क्या होते हैं, क्वासी मून्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ देखो कहता है द अर्थ स्टैंड्स अलोन इन सोलर सिस्टम एज हैबिटेबल वर्ल्ड। जहाँ तक हम जानते हैं कि अर्थ इकलौता प्लेनेट ऐसा है जहाँ पे कि जीवन है। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन वी डोंट गेट विजिटर्स मोस्ट ऑफन एज एस्टेरॉइड्स। कहता है जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो कभी कभी हमको दिखते हैं, वो मतलब धरती के आसपास नजर आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं चूज टू स्टिक अराउंड फॉर वाइल गेनिंग अ मून लाइक स्टेटस। लेटेस्ट ऑफ दीज इज एस्टेरॉइड कॉल्ड, इसका नाम क्या दिया गया? 2025 PN7। तो फर्स्ट फैक्ट हमारा क्या है? 2025 PN7 क्या है? एक नाम है किसका? एस्टेरॉइड का। ठीक है, स्पॉटेड दिस समर इट हैज़ ऑर्बिट दैट सिमिलर टू अर्थ्स ट्रैजेक्टरी अराउंड द सन। जिस प्रकार से धरती सन का चक्कर लगाती है उसी प्रकार से ये क्या कर रहा है? घूम रहा है सन के चारों ओर। ठीक है, इट इज़ नोन एज क्वासी मून। इसको क्वासी मून कहते हैं, समझेंगे आगे व्हाट इज क्वासी मून। तो 2025 क्या है? जो PN7 क्या है? एस्टेरॉइड है, इसको क्वासी मून कहते हैं। ये करता क्या है? सन का चक्कर लगा रहा है जिस प्रकार धरती लगाती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स काइंड परहैप्स नो लॉन्गर देन 52 फीट। ये काफ़ी छोटे साइज़ का है। इनके अगर क्वासी मून्स की बात करें तो इसका साइज़ बहुत छोटा है। देखो, सम एस्टेरॉइड्स नियर अर्थ कम फ्रॉम मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। एक्चुअल कहाँ पर बेल्ट है? यहाँ देखो, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। सेकंड फैक्ट क्या कहता है कि सम एस्टेरॉइड कहाँ से आते हैं? मेजर जो बेल्ट है हमारा बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अदर्स कहाँ से आते हैं? चंक्स ऑफ मून इजेक्टेड आफ्टर मैसिव मीटियोराइट इम्पैक्ट। मून पे जो इम्पैक्ट हुआ था उससे कुछ चीज़ें अलग हो गई होंगी, उससे वो भी घूम रहे हैं। ठीक है, वो भी एस्टेरॉइड्स के रूप में घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, हाँ देखिएगा स्मॉलर मून्स। हाँ, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को। स्मॉलर मून्स क्या हैं? तो दो टाइप्स की कहता है, मिनी मून्स एंड क्वासी मून्स। तो अर्थ हैज सेवरल मिनी मून्स एंड क्वासी मून्स। तो पूछ सकता है प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट दे देगा कि अर्थ हैज मिनी मून्स एंड क्वासी मून्स। अब क्या करोगे? यस, सही बात है। मिनी मून्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट आवर प्लैनेट बट दे मेक फॉर फिकल फैंस। दे टेंड टू स्विंग अराउंड अर्थ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। मतलब मिनी मून्स क्या करते हैं? वो भी अर्थ का चक्कर लगाते हैं बट कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेता है 2024 PT5। तो 2024 PT5 क्या है? मिनी मून है। 2025 यहाँ देखो PN7 ये क्या था? क्वासी मून है। ध्यान रखना है नाम के बारे में। अनलाइक मिनी मून क्वासी मून्स ऑर्बिट द सन। देखो मिनी मून्स क्या करते हैं? अर्थ का चक्कर लगाते हैं। मिनी मून्स अर्थ का चक्कर लगाएंगे, क्वासी मून्स क्या करेंगे? सन का चक्कर लगाएंगे। मिनी मून्स क्या होते हैं? कम टाइम के लिए रहते हैं अर्थ के आसपास। क्वासी मून्स क्या होते हैं? लंबे समय तक के लिए दिख सकते हैं। ठीक है, अनलाइक मिनी मून्स क्वासी मून्स ऑर्बिट द सन नॉट अर्थ। क्वासी मून्स स्पेंड हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन लॉक स्टेप विद अर्थ्स ऑर्बिट। कहता है जिस प्रकार से धरती चक्कर लगा रही, ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, उसी में घूमेंगे वो। और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ साल की यहाँ बात हो रही है, कुछ मंथ्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कहता है इनकी जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब काफ़ी करीब रहते हैं, लंबे टाइम के लिए रहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है? क्वासी मून्स, एक नाम दिया गया, ध्यान देखो। थर्ड फैक्ट कहता है कामो ओलेवा। ये क्या है? क्वासी मून है। कामो ओलेवा क्या है? क्वासी मून है। ये क्या है? क्वासी मून है। ये क्या है? मिनी मून। ठीक है, तो कामो ओलेवा जो है वो क्या है? डेस्टिनेशन है तियानवेन-2, चाइनीज मिशन है दैट एम्स टू कलेक्ट जियोलॉजिक सैंपल्स। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि तियानवेन-2 किसका है? चाइना का है। उसका मिशन क्या है? सैंपल्स को इकट्ठा करना। कहाँ से? कामा ओलेवा जो भी है ये नाम इसका, ये है क्या? क्वासी मून है। ठीक है, ध्यान रखना है। बस इतना है, इसमें देखिए फैक्ट्स दिए गए थे। आगे देखते हैं, चलिए लास्ट टॉपिक है एस्ट्रोनॉमर्स हैव स्पॉटेड बिगेस्ट बैंग सिंस द बिग बैंग। तो थियरी क्या कहती है? हमारा सब सिस्टम कैसे बना है? बिग बैंग से बना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ होगा?
कुछ एनर्जी कुछ मास निकले होंगे। तो अभी तक का देखो जो उनका ऐसा मानना था कि GRBs गामा रे बर्स्ट इवेंट जो होते हैं वो मोस्ट पावरफुल इवेंट्स होते हैं आफ्टर द बिग बैंग। हम देखते हैं यहाँ, देखो समझते हैं इस चीज़ को। देखो स्टार्ट करता है कि यूनिवर्स क्या है, काफ़ी वॉयलेंट प्लेस है, ठीक है, इस पर यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे क्या क्या होता है, कोलाइडिंग गैलेक्सीज, सुपरनोवा, गीजर ऑफ एक्सरेज, ब्लैक होल्स। तो जो गैलेक्सीज टकराती रहती हैं, एक्सरेज की बारिश होती है, ब्लैक होल्स बनते भी करते हैं, सुपरनोवा होता है, ठीक है। यहाँ आते हैं, अभी तक क्या पता था हमको कि GRBs गामा रे बर्ड्स जो होते हैं वो जो कब बनते हैं, ब्लैक होल्स के बनने के टाइम पे निकलते हैं। वो मोस्ट पावरफुल फ्लेयर्स मतलब मोस्ट विजिबल मोस्ट लुमिनस इवेंट है। बट यहाँ देखो अभी क्या पता चला है, ENT इसका मतलब है एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। एक नाम दिया गया इस प्रोसेस को, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। एक इवेंट को रिकॉर्ड किया गया है जो मोर पावरफुल है GRB से भी, मोर विजिबल है, मोर लुमिनस है, मोर प्रकाश ज़्यादा लाइट दे रहा है वो किससे, GRB से। देखते हैं तो ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं, यहाँ देखो व्हाट आर ट्रांजिएंट्स। तो कहता क्या है, वैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो ब्राइटनेस जिनका जो है वो क्विकली चेंज होता है, कम ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। यहाँ देखते हैं, देखो तो ENT हुआ कब, किस प्रकार से, इसका मतलब किस तरह हुआ। देखो कहता क्या है, अकर्ड व्हेन एक्सट्रीमली बिग स्टार्स वॉन्डर टू क्लोज टू ब्लैक होल्स इन गैलेक्टिक सेंटर्स लिटरली गॉट ईटन। अब क्या कहता है, जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स ब्लैक होल के आसपास काफ़ी करीब चले जाते हैं तो क्या होता है, ब्लैक होल उनको समा लेता है, स्वेलो कर लेता है, ठीक है। देखो ENTs जो है पावर्ड बाय एक्रीशन फ्रॉम डेब्री ऑफ मैसिव स्टार्स। तो स्टार कितना बड़ा कहता है होना चाहिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स हेवियर देन आवर सन। कहता है जो ENTs हो सके, ट्रिगर कर सके, इसके लिए स्टार्स जो है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स हेवियर देन आवर सन होना चाहिए। देखो ब्लैक होल्स चलो होते हैं, हम जानते हैं ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स क्या होते हैं, जो गैलेक्सीज के सेंटर पे होते हैं। इसमें क्या कहता है, ENTs के लिए 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या होगा, जो स्टार होगा हमारा वो एटलीस्ट 3 टाइम्स हेवियर होना चाहिए सन के कंपैरिजन में। सेकंड कहता है कि ब्लैक होल सुपर मैसिव होने चाहिए। मतलब क्या है, ब्लैक होल्स ऐसे होने चाहिए जो किसी गैलेक्सी के सेंटर के आसपास हो, सेंटर पर हो, ठीक है। तभी अगर गैलेक्सी है उसके सेंटर पे कोई ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल के आसपास कोई ऐसा स्टार मंडरा रहा है जो कि 3 टाइम्स हेवियर सन से है, तभी क्या हो जाएगा, ENT ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। अ स्टार नियर ब्लैक होल इवेंट इट्स आउटर एज दैट मार्क्स द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर इवन लाइट एक्सट्रीम टाइट। देखो कहता क्या है कि स्टार उस जगह तक पहुंच जाए जहां से वापस उसका आना मुश्किल है, मतलब उसको ब्लैक होल अपने में अंदर ले लेगा, वो कंफर्म हो जाता है, उस तरह पहुंच जाता है। एक इवेंट होता है जिससे कि ब्लैक होल वो स्वैलो कर जाता है बड़े स्टार को, ठीक है। रिमेन लुमिनस फॉर मेनी ईयर्स। देखो वो काफ़ी टाइम तक विजिबल रहता है, लुमिनस रहता है, जिससे कि उसमें एक्सपेरिमेंट करना, उस पर काम करना आसान हो जाता है। यहाँ देखिए कहता है एस्ट्रोनॉमर्स हाँ नाउ बिलीव दैट दे आर बिगेस्ट एक्सप्लोजन सिंस द बिग बैंग। बिग बैंग तो खैर बहुत बड़ी चीज़ थी, उसके बाद में सबसे बड़ा फ्लेयर एक्सप्लोजन कौन सा हुआ है, ENTs का हुआ है, ठीक है। देखिए कुछ फैक्ट्स बस दिए गए हैं, बस देख लेते हैं, कुछ नाम दिए गए हैं पुस्तकता एग्जाम में। क्या कहता है, एक देखो नाम कहता है टाइडल डिसरप्शन इवेंट। क्या कहता है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड स्टार्स बीइंग टॉर्न अपार्ट इन टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स। दिख रहा है ना, हाँ, which happens when a star is pulled apart by black hole. It's black hole's tidal forces releasing energy equivalent of more than 100 supernova. देखो व्हाट इज टाइडल फोर्स, क्या होता है, ब्लैक होल का टाइडल फोर्स क्या है। सपोज करो ब्लैक होल है, यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, ये ब्लैक होल है, ठीक है, ब्लैक होल है ये, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो जो ऑब्जेक्ट है ये, इसका जो पार्ट इसके पास है, इस पर ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी ना, खींचने लगता है इसको, इस तरह इस पर कम करती है इसको, ये इधर, मतलब सोचो कि ये टॉर्न अपार्ट क्या है, ग्रेविटी इधर ज़्यादा काम कर रही है, इधर खींचेगा ये, लेकिन इधर ग्रेविटी कम काम करती है, ये इस तरफ भागेगा, ये मतलब फटने लगता है ना, खींचने लगता है। इसको बोलते हैं ब्लैक होल का टाइडल फोर्स काम करना, इसको बोलते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट, ठीक है। जब कोई स्टार है वो टॉर्न अपार्ट खींचता है
ड्यू टू ब्लैक होल। अब यहाँ देखो एक और नाम दिया गया है, देखो तो टीडीज जो होते हैं, टाइडल डिस्ट्रप्टिव इवेंट जो होते हैं, वहाँ भी क्या है, ब्लैक होल है, स्टार है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ईएनटीज में टीडीज में डिफरेंस क्या होता है, देखो कहता है कि होस्ट गैलेक्सीज ऑफ ईएनटीज मच लार्जर देन टीडी। जिस गैलेक्सी में ईएनटी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। हैव अ मोर मैसिव सेंटर, जो ब्लैक होल कहता है, देखो दो चीज़ें हैं, ईएनटी कब होगा, जब ब्लैक होल सुपर मैसिव, मतलब क्या, ब्लैक होल काफ़ी मैसिव होना चाहिए एंड गैलेक्सी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। टीडी क्या हो सकता है, किसी भी ब्लैक होल में हो सकता है। यहाँ देखो एक टर्म देता है फास्ट एक्सरे ट्रांजिएंट्स, FXTs, फास्ट एक्सरे ट्रांजिएंट्स, बर्स्ट ऑफ एक्सरे फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज। मतलब इसका कहता है कि मिस्टीरियस है, इसको ठीक से हम जानते नहीं हैं, बट नाम जान लो, FXT क्या है, फास्ट एक्सरे ट्रांजिएंट्स, ठीक है। आई थिंक ये हो चुका है, हाँ चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं अब।